हाय एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है आज के एक नए चैप्टर के अंदर जिसका नाम है कोशिका जीवन की इकाई। आज हम इस चैप्टर को इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमें क्लास 11th के चैप्टर नंबर सेकंड को स्टार्ट करना था, लेकिन मैंने उसमें देखा कि क्लास 11th के चैप्टर नंबर सेकंड के अंदर एक टेबल दे रखी है जिसमें कोशिका के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोशिका वाले चैप्टर को पहले पढ़ा दिया जाए ताकि हमें उस चीज़ को रटनी ना पड़े, वो भी चीज़ें हमें आसानी से समझ में आ जाएँ। वो टेबल कौन-सा है? तो यही टेबल है जिसके अंदर कोशिका के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले कोशिका वाला चैप्टर हम लोग कवर कर लेते हैं, उसके बाद हमें ये टेबल आसानी से समझ में आ जाएगा। जब हम कोशिका वाले चैप्टर को कवर कर लेंगे, तो हमें ये कोशिका में जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिकाएँ, ये क्या है ये हमें क्लियर समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से कोशिका भित्ति क्या होती है ये भी क्लियर समझ में आ जाएगा और कोशिका झिल्ली क्या होती है ये भी हमें सारी की सारी चीज़ें हमें आसानी से समझ में आ जाएँगी। तो इसीलिए चैप्टर नंबर सेकंड को ना स्टार्ट करके कोशिका वाले चैप्टर को स्टार्ट किया गया है। हमारा जो कोशिका वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम इस सेकंड वाले चैप्टर पर मूव करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करने से पहले हम कैसे-कैसे चीज़ों को कवर करते हैं, तो जो लोग नए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि हम चीज़ों को यहाँ पर फ्लो चार्ट से समझेंगे ताकि हमें चीज़ों को रटनी ना पड़े, हमें चीज़ें रटनी ना पड़े, हमें आसानी से हर एक चीज़ समझ में आ जाए। तो इसके लिए फ्लो चार्ट का पूरा यूज़ किया जाएगा, ठीक है? चीज़ें आपके समझ में आए इसीलिए ये फ्लो चार्ट डिज़ाइन किया गया है। ये सारी की सारी चीज़ें आपके एनसीईआरटी से ही उठाई गई हैं, तो घबराइएगा मत ठीक है? क्योंकि आपके एनसीईआरटी से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएँगे, ठीक है? सबसे पहले समझते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। देखिए, सबसे पहले बात करने वाले इस चैप्टर में आपको चैप्टर का नाम ही मालूम है, कोशिका जीवन की इकाई। तो सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि कोशिका है क्या? तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। देखिए, आखिर कोशिका को सबसे छोटी और संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्यों कहा गया है? इस चीज़ को समझने के लिए एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ले लें। देखिए, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई क्यों कहा गया है? क्योंकि आपको मालूम है कि कोई भी जीव हो दुनिया का, ठीक है? उसका जो निर्माण है ना, वो कोशिका से ही मिलकर के बना हुआ है। उसका जो पूरा बॉडी है, वो कोशिका से मिलकर के ही बना है। इस चीज़ को और आसान तरीके से समझने के लिए आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपको एक बिल्डिंग तैयार करनी है, जिस तरीके से एक पूरे बिल्डिंग का निर्माण करने के लिए छोटी-छोटी ईंटों की आवश्यकता होती है, इसी तरीके से एक पूरे जीव का निर्माण करने के लिए छोटी-छोटी कोशिकाओं की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी कोशिकाएँ मिल करके एक बहुकोशिकीय जीव का निर्माण करती हैं। आइए समझेंगे भी हम बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, कोशिकीय जीव क्या होते हैं। अभी के लिए ये समझ में आ गया होगा कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्यों कहा गया है। अब कोशिकाएँ मेनली 2 प्रकार की होती हैं, एक को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका और एक को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्या होती हैं हम उसी तरीके से समझेंगे, चीज़ों को फ्लो चार्ट से समझेंगे, कोई भी लाइन आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर एक लाइन आपको यही समझ में आ जाएगी। तो यहाँ तक पहले डन कर दें कि किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस लास्ट में करेंगे जैसा कि आपको मालूम है, ठीक है? तो क्वेश्चन हम करेंगे लास्ट में, पहले टॉपिक को समझते हैं। देखिए, मैंने कहा कि कोशिका क्या है? कोशिका को मेनली 2 टाइप्स में क्लासिफ़ाई किया गया है, ठीक है? 2 भागों में बाँटा गया है, एक यूकैरियोटिक कोशिका और एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो आइए समझते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाएँ क्या होती हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ क्या होती हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएँ और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ क्या होती हैं। तो इनमें कुछ मेजर डिफरेंसेस होते हैं, वो डिफरेंसेस आपको मालूम होने चाहिए जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो इसमें आपको स्पष्ट केंद्रक नहीं मिलेगा, यानी कि केंद्रक आपको यहाँ देखने को नहीं मिलता है, केंद्रक का अभाव होता है, ठीक है? अगर हम बात करें यूकैरियोटिक कोशिका की, तो इसमें एक पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, ठीक है? तो ये डिफरेंसेस हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। बस आपको इतना याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक का अभाव होगा, ठीक है? और यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक सुविकसित होगा। इसी तरीके से बात करें कि कोशिकांग की अगर बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका में, तो इसमें झिल्ली से घिरे अंगक जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय आदि नहीं पाए जाते। यानी कि कोशिकांग जो होते हैं ना, वो यहाँ पर नहीं पाए जाते। अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पर कोशिकांग पाए ही नहीं जाते, ये शब्द बोलना ही गलत है। क्यों? क्योंकि कोशिकांग के बारे में आप पढ़ेंगे कि एक ऐसा कोशिकांग जो झिल्ली रहित है, जिसका नाम है राइबोसोम, ठीक है? आगे मैंने उस चीज़ को मेंशन किया है क्योंकि वहाँ से आपके नीट एग्ज़ाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, ठीक है? ऐसा इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि राइबोसोम एक कोशिकांग है, ठीक है? जो झिल्ली रहित है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों के अंदर आपको देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज़ आप याद रख सकते हैं कि इसमें झिल्ली से घिरे अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय आदि नहीं पाए जाते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। देखिए, मैं इस तरीके से इसलिए लिखा हूँ, देखिए एनसीईआरटी की लाइनें जो आप देखेंगे जाकर के, तो कहीं प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात की है, तो कहीं जाकर के दूसरे पेज पर यूकैरियोटिक कोशिका की बात की है। मैंने इन सारी चीज़ों को एक ही स्लाइड के अंदर लिख दिया ताकि आपको याद करने में, समझने में, चीज़ों को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो।
और यहाँ तक अगर आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दें इस सेशन को। उसके बाद हम बात करते हैं यूकेरियोटिक कोशिका, तो इसमें सभी महत्वपूर्ण अंगक जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पौधों में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो पौधों में पाया जाएगा, ठीक है, और राइबोसोम जैसे अंगक यहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन राइबोसोम के बारे में आप याद रखिएगा, राइबोसोम जो होता है वो झिल्ली रहित अंगक है। अब झिल्ली रहित कौन कौन से कोशिकांग है जो झिल्ली रहित होंगे, इसके बारे में हम इसी चैप्टर के अंदर डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप याद रखिए, सिर्फ सिर्फ इतना याद रखिए कि झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों के अंदर देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें कोशिकांग की, तो कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर अनुपस्थित होते हैं राइबोसोम को छोड़ करके। बाकी यूकैरियोटिक कोशिका में आपको कोशिकांग देखने को मिलेंगे। अगर आप इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे बैक्टीरिया क्या है, एक प्रोकैरियोटिक जीव है। इसी तरीके से नीलहरित शैवाल, ये क्या है, एक प्रोकैरियोटिक जीव है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम बात करें यूकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल्स, तो यूकैरियोटिक कोशिका किसमें मिलेगी, तो मनुष्य, जंतु, पौधे और फंजाई मतलब कवक, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, तो आपके यूकैरियोटिक कोशिका के हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसे जीव जिनके अंदर यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाएगी वो क्या है, मनुष्य है, जंतु है, पौधे हैं और कवक है, ठीक है। और ऐसे जीव जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाएगी तो बैक्टीरिया है और नीलहरित शैवाल है। तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, हर एक कॉन्सेप्ट हमने बहुत ही आसानी से समझाए हैं। किसी को अगर कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप पूछ सकते हैं। देखिए एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में यही चीज़ें आपको पैराग्राफ के अंदर मिल जाएंगी। तो वहाँ पर क्या होता है, पैराग्राफ में लिखी हुई लाइनें हमें याद नहीं होती, समझ में नहीं आती, तो इसीलिए आपको हर एक कॉन्सेप्ट को एक ही पेज पर समराइज कर दिया गया ताकि आपको समझ में आए सारी की सारी चीज़ें, और चीज़ों को समझ में आए और आप उसे आसानी से याद रख पाए। तो चलिए फिर अब बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि राइबोसोम जो होता है ना, वो चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो या फिर यूकैरियोटिक कोशिका हो, राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जो कि झिल्ली रहित है, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन से कोशिकांग ऐसे हैं जो झिल्ली रहित होंगे, कौन ऐसा है जो झिल्ली युक्त होगा, तो वो समझा दीजिए। तो मैं इसी चैप्टर में आपको समझाऊंगा उसके बारे में भी। अभी आप याद रखिए कि राइबोसोम क्या है, एक झिल्ली रहित कोशिकांग है, ठीक है। जो चीज़ें समझाई जा रही हैं अभी के लिए अभी याद रखिए, बाद में आपको सारे के सारे जो चैप्टर में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो राइबोसोम के बारे में कहा कि राइबोसोम क्या है, एक झिल्ली रहित कोशिकांग है, ठीक है। राइबोसोम, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। राइबोसोम एक झिल्ली रहित कोशिकांग है जो दोनों दोनों मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका या यूकैरियोटिक कोशिका हो, दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी जाता है, तो इस लाइन को आप याद रखेंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आइए चलते हैं, बात करते हैं। देखिए यहाँ पर अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जीवों के प्रकार। देखिए जीव के प्रकार की अगर बात करें तो जीव दो प्रकार के होते हैं मिलने, एक होता है एक कोशिकीय जीव और एक होता है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, इसे भी हम बहुत आसानी से समझने वाले हैं। देखिए एक कोशिकीय जीव का मतलब ये होता है ऐसे जीव जिनका पूरा शरीर सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका से मिलकर के बना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव। मतलब उनका जो पूरा शरीर है ना वो एक ही कोशिका से मिलकर बना है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव। लेकिन अगर हम बात करें बहुकोशिकीय जीव के बारे में, तो मतलब ऐसे जीव जिनका पूरा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव। एग्जाम्पल्स बहुकोशिकीय की बात करें तो एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं जैसे कि मनुष्य हुआ, ठीक है, पौधे हुए, ये सारे के सारे क्या हैं, बहुकोशिकीय जीव के एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर समझते हैं एक कोशिकीय जीव के बारे में। तो एक कोशिकीय जीव के बारे में जैसा कि मैंने कहा कि ये वे जीव हैं जिनका पूरा शरीर केवल एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। वही चीज़ें मैंने आपसे कहा कि ऐसे जीव जिनका पूरा शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होगा उन्हें हम बोलेंगे एक कोशिकीय जीव, और ऐसे जीव जिनका पूरा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा उसे हम बोलेंगे बहुकोशिकीय जीव। लेकिन एक चीज़, इनका जो कार्य होता है ना, जैसे कि अगर हम बात करें बहुकोशिकीय जीव में कोई भी कार्य होता है ना वो अलग अलग ऊतक अलग अलग अंग करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एक कोशिकीय जीव, तो एक कोशिकीय जीव में तो ऐसा तो नहीं है। एक कोशिकीय जीव में सिर्फ एक ही कोशिका है, ठीक है। तो एक कोशिकीय जीव जो होते हैं ना, ये जीवन की सभी आवश्यक प्रक्रिया जैसे कि श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, ठीक है, ये एक ही कोशिका के भीतर ही करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि एक ही कोशिका है लेकिन ये सारे के सारे फंक्शन को परफॉर्म करती है एक सिंगल कोशिका होने के बावजूद, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, तो एक कोशिकीय जीव के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, फिर भी कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बहुकोशिकीय जीव। तो बहुकोशिकीय जीव आसान है। बहुकोशिकीय जीव, अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे जीव जिनका पूरा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है उसे हम क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव।
तो ये वे जीव है जिनका पूरा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव। अब इनके कार्य जो होते हैं वो अलग-अलग अंग और अंगतंत्र मिलकर करते हैं। इसमें अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग कोशिकाएँ और अंगतंत्र होते हैं, ठीक है? उसमें क्या था, सिर्फ़ एक ही कोशिका थी, तो वहाँ पर कोई अंग या फिर अंगतंत्र नहीं था। और एक कोशिकीय जीवों में यही सबसे बड़ी खासियत होती है कि उनके पास सिर्फ एक ही कोशिका है, लेकिन एक कोशिका होने के बावजूद वो सारे के सारे फंक्शन को एक कोशिका में ही परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं, एग्जाम्पल्स आप जानते हैं बहुकोशिकीय जीव के, जैसे कि मनुष्य, जंतु, पेड़-पौधे और कवक, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, तो बहुकोशिकीय जीव के एग्जाम्पल्स हैं, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर हमने कोशिका के बारे में समझा, उसके बाद हमने समझा कि कोशिका के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं। उसके उसे समझा, उसके बाद हमने समझा कि जीव के प्रकार में एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव कौन-कौन से हैं, ठीक है? उनके बारे में समझा और यहाँ तक उम्मीद है कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब अगर यहाँ तक हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आ गया है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद में सेशन को एंड करते हैं। बाकी के जो कॉन्सेप्ट हैं, उसे हम अगले नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे, उसे समझेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट अगर हो, तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पहले खुद से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच मुख्य अंतर क्या है, ठीक है? ये नीट का पीवाईक्यू, जैसा कि मैंने कहा भी है आपसे, ठीक है? और इसके बारे में आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका हो या यूकैरियोटिक कोशिका हो, दोनों के अंदर एक ऐसा कोशिकांग मिलता है जो कि झिल्ली रहित है, जिसे हम राइबोसोम के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी को कोई डाउट नहीं होगा, हर एक कॉन्सेप्ट को हमने बहुत ही आसान तरीके से समझा है। तो चलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क के तौर पर भी दिए जाएँगे, तो उन्हें आप खुद से ज़रूर सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर ज़रूर बताइएगा। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसे आप खुद से सॉल्व करेंगे। बाकी अगला जो टॉपिक होगा, उसे हम स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इस क्वेश्चन को आप करेंगे और जो राइट आंसर होगा, उसे आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएँगे। तो बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप इसे रिवाइज़ करिएगा। थैंक यू सो मच।